नमस्कार बैंकिंग स्टॉक्स। ये नाम सुनते ही थोड़ा मुश्किल लगता है ना, एक पहेली की तरह। पर सोचिए, अगर इस पहेली को सुलझाने का एक आसान सा सीधा साधा फ्रेमवर्क मिल जाए तो। बस आज हम यही करने वाले हैं। बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि एक निवेशक के तौर पर बेहतर फैसला लिया जा सके। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक अच्छे बैंक और एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट में आखिर फर्क क्या होता है। ये सिर्फ बड़े नाम या बहुत सारी ब्रांचेस होने की बात नहीं है। नहीं, असली जवाब तो कुछ खास नंबर्स में, कुछ खास मैट्रिक्स में छिपा है। और आज हम उन्हीं को एक एक करके खोलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब आखिर कोई बैंक पैसा कमाता कैसे है। इसका सीधा सा जवाब छिपा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, जिसे हम शॉर्ट में निम भी कहते हैं। आप इसे किसी भी बैंक की हेल्थ का सबसे बड़ा इंडिकेटर मान सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये वो फर्क है जो बैंक लोन पर ब्याज कमाने और डिपॉजिट पर ब्याज देने के बीच होता है। बस देखिए, बैंक का बिजनेस मॉडल ना बहुत ही सिंपल है। वो हम जैसे लोगों से कम ब्याज पर डिपॉजिट लेता है, मान लीजिए 5% पर, और फिर उसी पैसे को ज्यादा ब्याज दर पर लोन पर दे देता है। चलिए मान लेते हैं 12% पर। तो ये जो 12% और 5% के बीच का गैप है ना, यानी 7%, इसी को बैंक का स्प्रेड कहते हैं। और यही स्प्रेड बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम की बुनियाद है। कह सकते हैं कि ये वो कच्चा मुनाफा है जो बैंक अपने मेन काम यानी पैसे के लेन देन से कमाता है। तो इस हिस्से से सीखने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? यही कि अगर किसी बैंक का निम ऊंचा है और स्टेबल है, तो ये दिखाता है कि उसका कोर बिजनेस कितना मजबूत है और मार्केट में उसकी प्राइसिंग पावर कितनी है। ये एक अच्छे बैंक की पहली और सबसे बड़ी पहचान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही काफी नहीं होता। ये देखना भी बहुत जरूरी है कि बैंक वो प्रॉफिट कमाने के लिए अपने रिसोर्सेज का, अपने एसेट्स का इस्तेमाल कितनी अच्छी तरह से कर रहा है। यहाँ ना एक बहुत ही मजेदार बात है समझने वाली। किसी भी नॉर्मल कंपनी के मुकाबले बैंक की बैलेंस शीट थोड़ी उल्टी होती है। कैसे? जो लोन बैंक देता है वो उसका एसेट है, मतलब संपत्ति, क्योंकि वो पैसों से वापस मिलेगा। और जो डिपॉजिट वो हमसे लेता है वो उसकी लायबिलिटी है, यानी देनदारी, क्योंकि वो पैसा उसे हमें लौटाना है। और यहीं पर पिक्चर में आता है रिटर्न ऑन एसेट्स यानी आरओए। ये रेशियो हमें बस इतना बताता है कि बैंक अपने टोटल एसेट्स के हर एक रुपए पर कितना प्रॉफिट बना रहा है। ये मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, ये नापने का एक जबरदस्त तरीका है। तो सवाल ये है कि अच्छा आरओए होता कितना है? देखिए, एक मोटा मोटा नियम है। 1% को हम मिनिमम बेंचमार्क मानते हैं। अगर इससे कम है तो मतलब बैंक शायद अपने एसेट्स का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहा। और वहीं अगर किसी बैंक का आरओई करीब 2% के आसपास है तो उसे बहुत ही शानदार माना जाता। तो ठीक है, एनआईएम और आरओए जैसे नंबर्स हमें बैंक की हेल्थ के बारे में काफी कुछ बता देते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है। अब हम उन चीजों पर नजर डालेंगे जो नंबर्स के परे हैं, कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो कई बार सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि अगर सिर्फ नंबर देखकर ही इन्वेस्टिंग हो जाती तो मशीनें और सॉफ्टवेयर ही सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स होते, है ना? तो चलिए अब उन चीजों को देखते हैं जिन्हें कोई सॉफ्टवेयर आसानी से नहीं पकड़ पाता। इसमें सबसे पहली चीज है डिपॉजिट की क्वालिटी। जरा सोचिए, एक ऐसा बैंक है जिसका सारा डिपॉजिट सिर्फ एक ही बड़े कस्टमर से आता है। कितना ज्यादा रिस्क है अगर वो कस्टमर पैसा निकाल ले तो। वहीं दूसरी तरफ एक मजबूत बैंक होता है जिसके पास हजारों लाखों छोटे छोटे डिपॉजिटर्स होते हैं। इसे कहते हैं ग्रैन्युलर डिपॉजिट बेस, और ये बैंक को जबरदस्त स्टेबिलिटी देता है। और बिल्कुल यही लॉजिक लोन बुक पर भी लगता है। मान लीजिए कोई बैंक अपना सारा का सारा लोन सिर्फ ऑटो सेक्टर को दे देता है। अब अगर ऑटो सेक्टर में मंदी आ गई तो बैंक तो मुश्किल में पड़ जाएगा। इसीलिए एक स्मार्ट बैंक अपने लोन को अलग अलग सेक्टर्स में फैला कर रखता है, थोड़ा ऑटो, थोड़ा हाउसिंग, थोड़ा एग्री, थोड़ा कॉर्पोरेट, ताकि रिस्क कम से कम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी जानकारी, ये सारे डिटेल्स मिलेंगे कहां से? सही सवाल है। चलिए अब देखते हैं कि बैंक का ये रिपोर्ट कार्ड हमें कहां मिलेगा। देखिए, इन्फॉर्मेशन का सबसे अच्छा और सबसे भरोसेमंद सोर्स होता है बैंक की अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। ये आपको बहुत आसानी से बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएगी। सच कहूं तो इसमें बैंक के कामकाज की पूरी कुंडली होती है। और जब आप ये प्रेजेंटेशन देखें तो कुछ और जरूरी चीजों पर भी ध्यान दें, जैसे कि नॉन इंटरेस्ट इनकम कितनी है, ग्रॉस एनपीए
मतलब डूबे हुए कर्ज का परसेंटेज कितना है। CAC रेशियो क्या है, ये बताता है कि सस्ता पैसा यानी करंट और सेविंग्स अकाउंट का डिपॉजिट कितना है। और एडवांसेस ग्रोथ यानी लोन बांटने की रफ्तार कैसी है। ये सारी चीजें मिलकर बैंक की पूरी पिक्चर क्लियर कर देती हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हमें ये पता है कि क्या देखना है और कहाँ देखना है। तो चलिए अब एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं जिससे हम कई बैंकों को एक साथ साइड बाय साइड कंपेयर कर सकें। यह है हमारा 8 पॉइंट कंपैरेटिव एनालिसिस फ्रेमवर्क। करना क्या है, एक सिंपल सी एक्सेल शीट लीजिए, उसमें 8 से 10 बड़े बैंकों के नाम लिखिए और फिर इन जरूरी मैट्रिक्स के लिए कॉलम बना दीजिए। P/B रेशो, कासा, ROA, NPA, निम, एडवांसेस ग्रोथ। और फिर हर बैंक के लिए ये सारे नंबर्स उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से उठाकर इस शीट में भर दीजिए। इस एक एक्सरसाइज से एक अंडरवैल्यूड बैंक को ढूंढने में मदद मिल सकती है। कैसे? जब आपकी टेबल तैयार हो जाए तो उन बैंकों को शॉर्टलिस्ट कीजिए जो ज़्यादातर पैरामीटर्स पर बाकियों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। फिर सिर्फ उन टॉप बैंक्स का प्राइस टू बुक यानी PB रेशियो कंपेयर कीजिए। PB रेशियो हमें ये बताता है कि मार्केट बैंक की असली कीमत यानी बुक वैल्यू के मुकाबले उसे कितना सस्ता या महंगा आंक रहा है। तो अगर कोई ऐसा बैंक मिल जाए जो हर पैमाने पर मजबूत है लेकिन उसका PB रेशियो दूसरों के मुकाबले कम है, तो हो सकता है कि वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो। लेकिन रुकिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। नंबर्स अपनी कहानी जरूर बताते हैं, पर पैसा लगाने से पहले कुछ आखिरी और बहुत ही जरूरी चेक्स करने बाकी हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इन्वेस्टिंग इतनी भी सीधी नहीं होती। अगर कोई बैंक कागज पर मतलब नंबर्स में जरूरत से ज्यादा अच्छा दिख रहा है तो थोड़ा और पता करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि याद रखिए, हम जो डेटा देख रहे हैं वो पास्ट का है और बैंकिंग सेक्टर में चीजें बहुत तेजी से बदल सकती हैं। तो बाय बटन दबाने से पहले ये फाइनल चेकलिस्ट जरूर देख लें। पिछले 3 से 6 महीने में बैंक के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं आई? क्या हाल फिलहाल में मैनेजमेंट में कोई बड़ा फेरबदल हुआ है? शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर में कोई बदलाव, या कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो अभी तक नंबर्स में दिखाई नहीं दे रही? तो अब जब ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क हमारे सामने है, असली सवाल तो ये है कि आपकी लिस्ट में से कौन सा बैंक इस टेस्ट को पास करता है। ये सवाल आपकी अपनी रिसर्च जर्नी की एक नई और रोमांचक शुरुआत है। तो खोज जारी रखिए।